नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। हमने हमारी पिछली क्लास के अंदर आयोनिक इक्विलिब्रियम के बारे में चर्चा की थी। आयोनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसके अंदर हमने एसिड, बेस, सॉल्ट पढ़ लिया था। एसिड कौन कौन से होते हैं, बेस कौन कौन से होते हैं। आरएनएस एसिड पढ़ लिया अपन ने, आरएनएस बेस पढ़ लिया। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस पढ़ लिया। लुईस एसिड और लुईस बेस पढ़ लिया अपन ने। आयनन स्थिरांक पढ़ लिया था हमने। आयनन स्थिरांक का गुणनफल वो अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आयनिक इक्विलिब्रियम का जो सेकंड पार्ट है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर सेकंड। आयनिक इक्विलिब्रियम पार्ट नंबर सेकंड के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट है, वो है हमारा द्विएव बहुक्षारकीय अम्ल तथा द्विव बहु अम्लीय क्षारक। ये क्या होते हैं? द्विव अम्लीय क्षारक क्या होते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल क्या होते हैं? द्विक्षारकीय अम्ल वे अम्ल होते हैं जैसे H2SO4 क्या दे सकता है? ये 2H+ दे सकता है। इट मींस जो H+ 2 दे देगा उसे अपन बोलेंगे अपन कौन सा? द्विक्षारकीय अम्ल। एक आएगा द्विअम्लीय क्षारक। द्विअम्लीय क्षारक जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, उसे अपन बोलते हैं कौन सा? द्विअम्लीय क्षारक। कितने देगा ये? 2OH देगा। कितने देगा ये? 2OH देगा। जबकि इस बहुश्रेणी में कितने आते हैं अपने पास? 3 या 3 से क्या होने चाहिए? अधिक होने चाहिए। 3 या 3 से क्या होने चाहिए? अधिक। मैं आपको जो द्विव बहुक्षारकीय अम्ल तथा द्विव बहुअम्लीय क्षारक से पहले मैं आपको एक अम्लीय क्षारक, जो एक क्षारकीय अम्ल होता है और एक अम्लीय जो क्षारक होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक क्षारकीय अम्ल क्या होते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे एक क्षारकीय अम्ल क्या होते हैं। इन्हें मोनोबेसिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन? मोनोबेसिक एसिड। इन्हें हम बोलते हैं मोनोबेसिक। इन्हें अपन क्या कहा सकता है? मोनोबेसिक एसिड कहा जा सकता है। एक आएगा अपने पास द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारीय अम्ल, और इसे हम बोलते हैं डाइबेसिक एसिड बोलते हैं ना। एक आएगा अपने पास त्रि कह सकते हैं या कह सकते हैं इसको बहुक्षारकीय या बहुक्षारीय अम्ल, जिसे हम ट्राई या पॉली बेसिक एसिड भी कहा जा सकता है। जैसा कि इस डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ है, द्विक्षारकीय अम्ल मतलब कितने H+ देते हैं? 2 देते हैं। तो एक वाला जो होगा वो कितना देगा? ये 1 H+ देते हैं। 1 H+। ये कितने देगा? 2 देगा। 2 H+ देगा। ये कितने देगा? ये देगा अपने पास 3 या 3 से अधिक। सॉरी, 3 या 3 से अधिक। 3 या 3 से अधिक क्या देगा? ये H+ देगा। ओके, ये 1 देगा, ये 2 देगा, और ये देगा अपने पास 3 या 3 से क्या देगा? अधिक देगा। तो एक क्षारकीय अम्ल के अंदर मैं आपको इसके एग्जाम्पल की बात करूं, इसके एग्जाम्पल की बात करें अपन, तो ये हो जाएगा अपने पास HCl। HCl जो है वो अपने पास है, एक क्षारकीय अम्ल है। कैसे है कि ये हमेशा 1 H+ देगा और 1 Cl- दे देगा। एक एग्जाम्पल और लिखूं मैं इधर, तो यहां HNO3 है। क्या है अपने पास? HNO3। तो ये H+ हो जाएगा और यहां हो जाएगा अपने पास NO3-। तो देख ले, एक एक दीजिए। तो HCl जो है वो एक क्षारकीय अम्ल है। HCl जो है वो कौन सा है? एक क्षारकीय
अम्ल है। सेम एज इट इज HNO3, वो भी कौन सा है, एक क्षारकीय अपने पास क्या है, अम्ल। दूसरा अपन बात करेंगे द्विक्षारकीय अम्ल। द्विक्षारकीय अम्ल का मतलब ये होता है जो 2H+ देता है। क्या देगा अपने पास, 2H+ देगा। जैसे एग्जाम्पल लिखूं मैं, H2SO4, H2SO4, H2SO4 को जब भी अपन बात करें तो ये देगा H+ देगा और देगा एक HSO4-। HSO4 अगेन, HSO4 जो है वो अगेन आएगा तो यहां H+ देगा और यहां दे देगा अपने पास SO4- दे देगा। SO4 क्या दे देगा अपने पास, माइनस दे देगा। SO4 अपने पास क्या दे देगा, माइनस। आप इस ढंग से एरो भी बना सकते हैं। इसके लिए ये अपने पास A1 होता है और ये अपने पास क्या होता है, A2 होता है। ये अपने पास A1 होता है और ये अपने पास क्या होता है, A2 होता है। A1 मतलब KA1 है, ये कौन सा है, KA1 है, और ये कौन सा है, KA2 है। इसके लिए हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जो नोट लिख रहा हूं मैं, KA1 जो है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है। KA1 की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी किससे, KA2 से। तो KA1 की जो वैल्यू है वो हमेशा KA2 से क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि ये पहले माइनस है। अगेन यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। माइनस से H निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। माइनस से H+ निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसका मतलब कि KA1 की जो वैल्यू है वो हमेशा KA2 से क्या हो जाएगी, अपने पास ज्यादा हो जाएगी, अपने पास ज्यादा हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं और बताऊं आपको, वो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। H3PO3। H3PO3 भी अपने पास एक डाई बेसिक एसिड होता है। कौन सा होता है अपने पास, डाई बेसिक एसिड की बात करें, नहीं डाई बेसिक एसिड वो उसके अंदर चला जाएगा, सॉरी। हाँ, तो ये अपने पास H2SO4 है। H2SO4 के अंदर Ka1 है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, Ka2 से हो जाएगा। किससे हो जाएगा अपने पास, Ka2 से। त्रिक्षारकीय अम्ल की बात करें, किसकी बात करें अपन, त्रिक्षारकीय अम्ल की। तो त्रिक्षारकीय अम्ल के अंदर एक आता है H3PO3, 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 H3PO3 के अंदर ये तो आ जाएगा 3H+ दे देगा और यहां आ जाएगा PO H3, H3PO4 है ये, H3PO4, H3PO4 का माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, 3 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा अपने पास, 3 माइनस हो जाएगा। PO4 3 माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये अपने पास आ जाएगा त्रिबहुक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, त्रिबहुक्षारकीय अम्ल हो जाएगा। इसी के पैरेलल अपन पढ़ते हैं, ये तो अपने पास थे एक क्षारकीय, अब अपन पढ़ेंगे एक अम्लीय क्षारक। एक अम्लीय क्षारक एक पढ़ेंगे हम द्विअम्लीय क्षारक, या द्विअम्लीय क्षारक बोल सकते हैं इसको। और एक पढ़ेंगे अपन कौन सा, त्रिअम्लीय, त्रि या बहु अम्लीय क्षारक। ओके, तो एक अम्लीय क्षारक के अंदर, एक अम्लीय क्षारक के अंदर ये वो होंगे जो कितने H देगा, 1OH- देगा। कितना देगा, 1OH- देगा, या एक OH- लिख सकते हैं अपन ना, इसको लिख सकते हैं अपन एक OH- देगा। द्विक्षारकीय की बात करें अपन तो द्विक्षारकीय हमेशा देगा 2OH- देगा, 2OH- देगा। त्रि या बहुक्षारकीय की बात करें अपन तो ये 3 या 3 से क्या देगा, अधिक देगा। 3 या 3 से अधिक
अधिक OH माइनस आयन देगा, OH माइनस आयन देगा। तो अपन ने एक क्षारकीय पर लिया। एक अम्लीय क्षारक का एग्जाम्पल की बात करें अपन, एक अम्लीय क्षारक की बात करें एग्जाम्पल की, तो अपन लिख सकते हैं NaOH, Na प्लस होगा और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, OH माइनस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, OH माइनस। यहां आ जाएगा KOH होगा, यहां K प्लस हो जाएगा और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा, OH माइनस, OH माइनस। एक आएगा द्विअम्लीय क्षारक। कौन सा आएगा, द्विअम्लीय क्षार या द्विअम्लीय क्षारक की बात करें अपन, तो यहां पे एग्जांपल आएगा CaOH। एग्जांपल की बात करें तो CaOH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो यहां मिलेगा अपने को Ca+2 और यहां मिलेगा 2OH माइनस। एक एग्जांपल और लिखूं मैं आपके यहां, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं H3PO3। क्या देंगे अपन, H3PO3। H3PO3 भी एक द्विअम्लीय क्षारक है। क्या है, द्विअम्लीय क्षारक। क्यों है ये द्विअम्लीय क्षारक, उसको देखिए आप कि H की P की जो स्ट्रक्चर है अपने पास, तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर यहाँ H हो जाएगा, यहाँ OH हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा अपने पास कौन सा, OH हो जाएगा। इसमें दो ही H प्लस जो है, इसके अंदर दो ही H प्लस जो है वो डोनेट हो सकते हैं। एक H ये डोनेट हो सकता है, एक H ये डोनेट हो सकता है। इसीलिए इसको भी अपन क्या बोलते हैं, द्विअम्लीय क्षारक बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, द्विअम्लीय क्षारक, द्विअम्लीय क्षार क्या बोलते हैं इसको, द्विअम्लीय क्षारक। ये वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट। एक रहेगा अपने पास त्रि या बहुअम्लीय क्षारक। इसके एग्जाम्पल की बात करें, AlOH का होल थ्राइस, तो यहां मिलेगा अपने पास Al+3 और यहां मिल जाएगा अपने पास कितना, 3OH। क्या मिल जाएगा अपने पास, 3OH माइनस। तो कहने का मतलब यह था कि इस कंक्लूजन को निकाले अपन, तो जो एक H प्लस देगा उसे एक क्षारकीय अम्ल बोलते हैं, जो 2H प्लस देगा उसे द्विक्षारकीय अम्ल बोलते हैं। ये त्रि या बहुक्षारकीय अम्ल या 3 या 3 से अधिक देते हैं। इसको अपन इंग्लिश के अंदर मोनोप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। इसको अपन मोनोप्रोटिक एसिड, ये वाला कहलाएगा अपने पास डाइप्रोटिक एसिड, और ये वाला जो कहलाएगा अपने पास ट्राई या पॉलीप्रोटिक एसिड। पॉलीप्रोटिक एसिड भी बोलते हैं। तो एक तो पढ़ा अपन ने एक क्षारकीय, एक तो पढ़ा अपन ने कौन सा, एक क्षारकीय। एक तो पढ़ा अपन ने एक क्षारकीय, उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, द्विक्षारकीय। उसके बाद में अपन ने पढ़ा कौन सा, त्रिक्षारकीय अम्ल। तो इन तीनों को पैरेलल याद रखना है। उसके बाद अपने को याद रखना है एक तो ये वाला एक अम्लीय क्षारक, फिर हो जाएगा द्विअम्लीय क्षारक और फिर हो जाएगा त्रि या बहुअम्लीय क्षारक हो जाएगा। एग्जाम में यहां से ये वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है कि H3PO3 जो है वो किस प्रकार का अम्लीय क्षारक है। H के हिसाब से आप पता नहीं लगा सकते, जितनी उसकी डोनेशन पावर होती है उसके हिसाब से अपन समझाया जा सकता है कि ये किस प्रकार का क्षारक हो या अम्लीय होगा। चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अम्लीय सामर्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अम्लीय जो स्ट्रेंथ होती है उसको इफेक्ट करते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग एसिड स्ट्रेंथ। कौन कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर हैं जो अपने पास किसको प्रभावित करते हैं, अम्लीय सामर्थ्य के गुणों को प्रभावित करते हैं। तो इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट,
HA बंध की शक्ति, HA बंध की शक्ति मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, H और A अम्ल का केंद्रीय परमाणु, A केंद्रीय परमाणु के बीच का बंध जितना कमजोर होगा उसे तोड़ना उतना ही क्या होगा, आसान होगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि H और जो A जो केंद्रीय परमाणु है उनके बीच में जितना बॉन्ड दुर्बल होगा, जितना कमजोर होगा, वो आसानी से टूट जाएगा। और जब आसानी से टूट जाएगा तो H प्लस आसानी से क्या किया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। जैसे H है, ये H का स्ट्रक्चर है, ये I का स्ट्रक्चर है, ये H का स्ट्रक्चर है, ये Br का स्ट्रक्चर है, ये H का स्ट्रक्चर है, ये Cl का स्ट्रक्चर है, ये H का स्ट्रक्चर है, ये F का स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए केंद्रीय परमाणु बीच का बॉन्ड कितना होगा, दुर्बल होगा, ये बड़ा बॉन्ड है। तो इस प्रकार HI जो है उसकी क्या हो जाएगी, अम्लीय सामर्थ्य सबसे ज्यादा हो जाएगी। परमाणु आकार को अपन ने इस प्रकार, परमाणु आकार को भी अपन इस केस के अंदर समझ सकते हैं। HA बंध की ध्रुवीयता, यदि H और A के बीच विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक है तो बंध अधिक ध्रुवीय होगा। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो बंध क्या, बॉन्ड क्या होगा, ज्यादा पोलराइज करेगा, और ज्यादा पोलराइज करेगा तो H आसानी से क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। वो अम्ल क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा। वो अम्ल कैसा हो जाएगा, अपने पास प्रबल हो जाएगा। थर्ड पॉइंट देखिए, केंद्रीय परमाणु का आकार, किसका, केंद्रीय परमाणु का आकार। एक ही समूह में नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ने से ए बंध में कमजोर हो जाता है, जिससे अम्ल की प्रबलता बढ़ती है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि H2T, ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, इनके बीच में छोटा है, फिर इसके बड़ा, फिर ये बड़ा और फिर बड़ा, ठीक है। तो इसके हिसाब से H2T है ना, उसकी एसिडिटी हमेशा कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। एक आएगा विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में एक ही आवर्त में उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले केंद्रीय परमाणुओं को अपनी ओर खींचता है, जिसे HA बंध ध्रुवीय बनता है। HA बंध कैसा हो जाएगा, अपने पास ध्रुवीय हो जाएगा, और अम्लता बढ़ती है। और क्या बढ़ जाएगी, अपने पास अम्लता बढ़ेगी। जैसे HF है, H2O है और NH3 है। तो क्या बोला मैं, एक ही आवर्त में उच्च विद्युत ऋणात्मकता, कौन सी ऋणात्मकता, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉनों की अपनी ओर खींचता है, जिससे HA बंध की ध्रुवीयता बढ़ती है और अम्लता भी बढ़ती है। इसका मतलब HF जो है वो हाई एसिडिक होगा, उसके बाद H2O होगा और उसके बाद NH3 होगा। ये क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है देन कंपेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये अपना फोर्थ पॉइंट था। फिफ्थ पॉइंट की बात करें, पेरेनिक प्रभाव, इट मींस इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में इसे प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह जिसे माइनस आई इफेक्ट, जैसे FClBr और I, FClBr है, NO2 है, अम्लता को बढ़ाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह प्लस आई इफेक्ट अम्लता को हमेशा क्या करते हैं, कम करते हैं। अम्लता को हमेशा क्या करते हैं, कम करते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन कौन शो कर सकता है, एक तो शो कर सकता है CH3 शो कर सकता है, एक शो कर सकता है C2H5 शो करता है। ये जब भी आएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो पोलराइजेशन पावर क्या हो जाएगी, कम, और पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी तो H को डोनेट कर नहीं पाएगा, और जब H को डोनेट कर नहीं पाएगा तो ये कैसे हो जाएंगे, वीक एसिडिक हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अपने पास वीक एसिडिक हो जाएंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, मान लीजिए ये अपने पास बेंजीन है, इधर लिख लिया मैंने CH3 और यहां लिख दिया मैंने NO2। ये मेरे पास A है, ये मेरे पास A है, ये B है और ये C है। आपको यदि क्वेश्चन पूछ ले कि इसको अम्लता के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज कीजिए, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा कौन सा, C। सबसे ज्यादा अम्लीय कौन सा होगा, C होगा। क्यों, क्योंकि इसके पास कौन सा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये वाला जो इफेक्ट है NO2 जो है, NO2 वो कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन सा इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद कौन आएगा, C के बाद आएगा अपने पास, C के बाद ये आएगा C, और C के बाद आएगा अपने पास B या A,
बी तो है अपने पास कौन सा, न्यूट्रल। ये CH3 जो है वो प्लस आई इफेक्ट है, तो ये अम्लता को हमेशा क्या करेगा, कम करेगा। तो पहले क्या है, उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा अपने पास, ए आ जाएगा। सबसे लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगा, ए। तो आप ये समझ सकते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के, और प्लस आई इफेक्ट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एसिडिटी के। तो अपन यहां पे कंक्लूजन निकाल देते हैं, मैं यहां लिख देता हूं उसका कंक्लूजन। एसिडिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई इफेक्ट के, और वही एसिडिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई इफेक्ट के, प्लस आई इफेक्ट के। जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना एसिडिटी बढ़ेगी, और जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतनी एसिडिटी हमेशा कम हो जाएगी। तो आप ये वाला जो 2 पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को आप इंपोर्टेंट लगा सकते हैं, यहां से आपके क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए फटाफट एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अम्लों व क्षारकों के आयनन में सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव क्या होता है, ये सम आयन प्रभाव अम्लों व क्षारकों के लिए सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव को अपन कॉमन आयन इफेक्ट भी बोलते हैं, कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। क्या है ये, आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम में वह घटना जब किसी दुर्बल विद्युत अपघटन, वीक इलेक्ट्रोलाइट के विलयन में एक प्रबल विद्युत अपघटन, एक दुर्बल विद्युत अपघटन के विलयन में यदि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मिला देंगे, मिलाया जाता है जिसमें एक आयन समान हो जाता है, इसे दुर्बल विद्युत अपघटन का आयनन, दुर्बल विद्युत अपघटन का आयनन कम हो जाता है। ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे ही अपन दुर्बल के अंदर प्रबल विद्युत अपघटन मिलाएंगे तो उसका आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और साम्य विपरीत दिशा में, और साम्य विपरीत दिशा में शिफ्ट हो जाता है। विपरीत दिशा के अंदर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। कैसे, वो सुनिए। आपके पास एक आपके पास एक कंटेनर है, उसके अंदर आपने मिला लिया है, उसके अंदर आपने मिला लिया एसिटिक एसिड। क्या मिला लिया आपने, CH3COOH। क्या मिला लिया आपने, एसिटिक एसिड, जिसे दुर्बल अपघटन, विद्युत अपघटन बोलते हैं। इसी दुर्बल विद्युत अपघटन के अंदर, इसी दुर्बल विद्युत अपघटन के अंदर मैं बाहर से एक प्रबल विद्युत अपघटन मिला दूं, जिसे CH3COONA, सोडियम एसीटेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट। जैसे ही सोडियम एसीटेट मिलाऊंगा तो एसीटेट इसमें भी है, पहले इस सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट आयन पहले से था, CH3CO माइनस प्लस, और यहां आ जाएगा कौन सा, H प्लस। इसमें एसीटेट आयन पहले से प्रेजेंट है, ऊपर से आपने मिलाया तो वो भी क्या हो जाएगा अपने पास, डीकंपोज होगा। डीकंपोज हो जाने के बाद एसीटेट आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। एसीटेट आयन क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन इसका डिसोसिएशन करें तो ये भी आ जाएगा CH3COO माइनस प्लस, क्या आ जाएगा यहाँ पे, Na प्लस। अब देखिए एसीटेट आयन जो था वो पहले ही इस कंटेनर के अंदर प्रेजेंट था, और आपने ऊपर से जब प्रबल विद्युत अपघटन मिलाया था तो उससे भी क्या, एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही एसीटेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो उसका आयनन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसका आयनन क्या हो जाएगा, कम। और जो साम्य अवस्था है वो किस दिशा में रोटेट मूव हो जाएगी, वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव हो जाएगी। ये का ये एक एग्जांपल यहां लिखा हुआ है, एसिटिक अम्ल जिसे CH3COH एक दुर्बल अम्ल है, यदि इसमें सोडियम एसीटेट CH3CONA प्रबल मिलाया जाए तो CH3CONA कॉमन होने के कारण इसका आयनन क्या हो जाएगा साहब, घट जाएगा। इसका आयनन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। वो मैंने आपको पहले से बता दिया। क्यों घटेगा, क्योंकि आप भी देखिए कि एसीटेट आयन तो पहले से इसके अंदर मिला हुआ, अपन ने बाहर से प्रबल विद्युत अपघटन मिला। प्रबल विद्युत अपघटन जब भी डीकंपोज होगा तो वो भी क्या देगा अपने को, एसीटेट आयन देगा। और जो एसीटेट आयन है वो इस विलयन के लिए कॉमन है, वो इस विलयन के लिए क्या है, कॉमन। इसीलिए इसको अपन सम आयन विभव बोलते हैं, या इसको अपन कॉमन इफेक्ट बोलते हैं। आपने यदि छोटे जब थे आप, तो आपने यदि क्रिकेट का मैच खेला होगा, और यदि मान लो एक प्लेयर बच जाता था, है ना, तो उसको अपन किसकी तरह खिलाते थे, कॉमन की तरह। तो कॉमन मतलब वो आपकी टीम में भी खेलेगा और वो दूसरे की टीम में भी खेलेगा।
आगे वाली टीम में भी खेलता है ना, तो उसे अपन बोल सकते हैं कौन सा कॉमन। ये वर्ड वहीं से आप समझ सकते हैं कि इसमें पहले से प्रेजेंट है, तो ये एसिटेट आयन यहाँ पे पहले से प्रेजेंट था, बाहर से भी अपन ने क्या मिला दिया, प्रबल विद्युत अपघटन, उसने भी क्या दिया, एसिटेट आयन ही दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन कौन सा, कॉमन आयन इफेक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल है विलेयता। क्या विलेयता पे क्या ऊपर AgCl जो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है के विलियन में क्या मिला लिया जाए, NaCl मिला लिया जाए। AgCl के विलियन में यदि NaCl मिला दिया जाए तो Cl आयन की सांद्रता बढ़ती है, किसकी बढ़ जाएगी अपने पास, Cl की, जिससे AgCl की विलेयता कम हो जाती है, जिससे किसकी विलेयता कम हो जाएगी, AgCl, और वह अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है। कैसे, वो देखिए, ये मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर किसका सॉल्यूशन था, AgCl का, किसका सॉल्यूशन था, AgCl का। अपन ने ऊपर से कौन सा सॉल्यूशन मिला लिया, NaCl मिला लिया, क्या मिला लिया अपने पास, NaCl। AgCl जब डिकम्पोज होगा, AgCl जो है वो डिकम्पोज होगा तो Ag प्लस देगा और क्या देगा, Cl माइनस देगा। सेम एज इट इज NaCl भी डिकम्पोज होगा तो Na प्लस देगा और क्या देगा, Cl माइनस देगा। अब Cl जो था वो अपने सॉल्यूशन में पहले से प्रेजेंट था और आपने भी डाल दिया, तो Cl का आयनन क्या हो गया, Cl का जो अमाउंट है वो क्या हो गया, बढ़ गया, तो उससे आयनन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और ये अवक्षेप के रूप में ये जो है ये विलेयता कम हो जाती है, वह अवक्षेप के रूप में क्या बैठ जाता है, नीचे, और यहां पे क्या आ जाएगा अपने पास, प्रेसिपिटेशन आ जाएगा। प्रेसिपिटेशन मतलब हो जाएगा अपने पास अवक्षेप, ओके, प्रेसिपिटेशन या अवक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो था अपने पास, इसे बोलते हैं अपन कौन सा, कॉमन आयन इफेक्ट। मैं आपको सीधा सीधा बताऊं तो ये था कि अपन के पास जिस सॉल्यूशन के अंदर जो आयन पहले से प्रेजेंट है और आप ऊपर से जो मिला रहे हो विद्युत अपघटन उसमें भी वो आयन है, तो वो उसके लिए किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉमन की तरह। इस प्रभाव को अपन बोलते हैं कौन सा, सम आयन प्रभाव, या बोलते हैं इसको अपन कॉमन आयन इफेक्ट। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास लवणों का जल अपघटन व इनके विलयन का पीएच, इनके विलयन का क्या, पीएच। लवणों का जल अपघटन व इनके विलयन का पीएच। दुर्बल अम्लों व प्रबल क्षारकों के लवण जैसे CH3COONA, CH3COONA, ये कैसे बना है अपने पास, तो जब भी इसका डिकम्पोज करवाया जाएगा, ये क्या बोला, दुर्बल अम्ल, ये कैसे बना, तो दुर्बल CH3COOH ये था, प्रबल क्षार NaOH, इन दोनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा, तो ये बनेगा क्या, CH3COONA, और वाटर मॉलिक्यूल कहां चला जाएगा, बाहर। ये अपने पास वीक एसिड है, ये क्या है अपने पास, वीक एसिड, और ये है अपने पास कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी ये है अपने पास कौन सा, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। लवणों का जल अपघटन करवाना है अपन को, इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन जब भी करवाएंगे तो सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा CH3COONA। इसका जब भी अपन क्या करवाएंगे, डिकम्पोजिंग, डिसोशिएट करवाएंगे, तो ये मिलेगा क्या, CH3COO प्लस, यहां मिलेगा कौन सा, Na प्लस। ये CH3CO जो है इसे अपन एसीटेट आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसीटेट आयन बोलते हैं। इसका करवाना है एसीटेट आयन को जल अपघटन, CH3COO माइनस प्लस, यहां से आ जाएगा कौन सा, H2O, और ये बन जाएगा अपने पास एथेनोइक एसिड, CH3COOH प्लस, और यहां निकल जाएगा OH माइनस, बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया अपने पास कौन सा, एथेनोइक एसिड। ये अपने पास एक्वस में होता है, ये लिक्विड में होता है, ये फिर अपने पास हो जाएगा किस में, एक्वस में, और ये भी रह जाएगा अपने पास किस में, एक्वस के अंदर। तो ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारकों के लवण का अपघटन करवाया। उसके बाद प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल मतलब HCl ले लिया,
और दुर्बल क्षार मतलब NH4OH ले लिया, तो ये बनेगा अपने पास NH4Cl प्लस यहां मिल जाएगा अपने पास कौन सा H2O। क्या मिल जाएगा अपने पास H2O। ये अपने पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये अपने पास वीक बेस है। ये अपने पास क्या है, वीक बेस। इसका अपने को क्या करवाना है, डीकंपोजिशन, सॉरी डिसोसिएट करवाना है, तो ये आ जाएगा NH4Cl। NH4 क्या आ जाएगा अपने पास Cl, तो ये आ जाएगा NH4 प्लस और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा Cl माइनस। NH4 का जब भी जल अपघटन करवाएंगे, NH4 का जब भी अपन क्या करवाएंगे, जल अपघटन, तो ये NH4 प्लस H2O लिक्विड में करवा दिया जाए तो ये बन जाएगा अपने पास NH4OH प्लस यहां निकल जाएगा अपने पास NH4OH प्लस, यहां निकल जाएगा अपने पास H प्लस, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा अपने पास, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये एक्वस में है और ये एक्वस में। इसे NH4OH को बोलते हैं अपन कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट है अपने पास दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक, दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षारक कैसे बना होगा, ये आपको पास CH3COOH प्लस यहां आ जाएगा NH4OH, ये मिलेगा अपने को CH3COONH4 प्लस और NaCH3COH और यहां मिल जाएगा अपने पास क्या, वाटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा अपने पास, वाटर। CH3CONH4 प्लस का अपने पास डीकंपोजिशन करवाना है, अपने को क्या करवाना है, डीकंपोजिशन। तो जब भी अपन इसका डीकंपोजिशन करवाएंगे तो अपने को मिलेगा क्या, CH3COH CH3COO माइनस प्लस NH4 प्लस, इसको रिएक्शन कराओ किसके साथ, वाटर के साथ। ये वाला ही है, इसको है ना, इसको अलग अलग करके लिख दिया अपन ने। तो यहां मिलेगा अपने को CH3COOH CH3COO और क्या मिलेगा अपने पास H, CH3COH और मिलेगा क्या NH4 और क्या मिल जाएगा अपने पास OH, NH4 और क्या मिल जाएगा अपने पास OH। NH4 जो है NH4OH है, इसको जब भी करवाएंगे तो यहां मिल जाएगा अपने पास NH4 प्लस और यहां मिल जाएगा कौन सा, OH माइनस। क्या मिल जाएगा अपने पास, OH माइनस। और आपको पता होगा कि वाटर को जब भी करवाएंगे अपन, किसको करवाएंगे, वाटर को, H2O को जब भी करवाएंगे तो H प्लस मिलेगा और मिलेगा अपने को कौन सा, OH माइनस। तो कहने का मतलब ये था कि लवणों व जल अपघटन व उनके विलयन का जो पीएच है वो इस प्रकार अपन फाइंड कर सकते हैं। विलयन का जो पीएच जो होता है वो अपन इस प्रकार फाइंड कर सकते हैं। इसके लास्ट जो पीएच का अपने पास एक फॉर्मूला निकल के आता है, उस फॉर्मूले के अंदर अपन ये लिखा जा सकता है pH इजिकल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। ये वाला जो फॉर्मूला दे रखा है ये आपके न्यूमेरिकल में काम आएगा। आप इस फॉर्मूले को इस प्रकार याद कर दीजिए, जो आपके कहां काम आ जाएगा, न्यूमेरिकल में। आपको यदि दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार इनसे मिलकर बनाना हो तो आप इस प्रकार कंपोजिशन याद कर सकते हैं। तो पीएच ये आपके न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा, पीएच 7 प्लस 1/2 pKa माइनस क्या हो जाएगा अपने पास, pKb। तो इस प्रकार लवणों का जल अपघटन अपने करवा दिया और विलयन का यदि पीएच निकालना है तो अपन इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। pH इजिकल्स टू 7 प्लस हाफ pKa माइनस क्या हो जाएगा, pKb हो जाएगा। pKa माइनस क्या हो जाएगा, pKb हो जाएगा। चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने पास है बफर विलयन। कौन सा विलयन बनाना है अपने को, बफर विलयन, बफर सॉल्यूशन।
बफर सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है? ऐसे विलयन जिनका पीएच तनु करने पर, क्या करने पर? तनु, इट मींस डाइल्यूट करने पर, डाइल्यूट करने पर, अथवा अम्ल या क्षारक की थोड़ी सी मात्रा मिलाने के बाद भी पीएच जो है, बाद भी उसकी पीएच जो है वो अपरिवर्तित रहती है। उसकी पीएच जो है वो कैसी रहती है? अपरिवर्तित रहती है, मतलब उसकी पीएच चेंज नहीं होती है। तो उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं कौन सा? बफर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को अपन कौन सा बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन। कैसे? वो मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे आप ये समझिए, एक मेरे पास सॉल्यूशन है ना, मैंने इसके अंदर वाटर मिक्स कर लिया। मैंने इसके अंदर क्या मिला लिया? डाइल्यूट करने के लिए इसके अंदर क्या मिला लिया? वाटर मिला लिया। या फिर इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ एसिड मिला दिया, या फिर इसके अंदर सम अमाउंट ऑफ क्या मिला लिया? बेस मिला लिया। तो भी इस सॉल्यूशन का डू नॉट चेंज द पीएच। पीएच नॉट चेंज of the solution, pH not change of the solution। तो जो सॉल्यूशन कहलाएगा वो कहलाएगा अपने पास बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा अपने पास? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। कहने का मतलब ये था कि आपके पास मान लो ये सॉल्यूशन है, जैसे आपके पास ये बोतल है, इस बोतल के अंदर एक सॉल्यूशन है। उस सॉल्यूशन के अंदर मैंने यदि थोड़ा सा वाटर मिला, अभी तो इसके अंदर पानी है, लेकिन अपन इमेजिन कर लेते हैं कि इसके अंदर मान लो कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर मैं डाइल्यूट करूं, मतलब ऊपर से पानी मिला लूं, तो भी उसका पीएच चेंज ना हो। मैं यदि सम अमाउंट ऑफ एसिड मिला लूं तो भी पीएच चेंज ना हो। मैं उसके अंदर सम अमाउंट ऑफ बेस मिला लूं तो भी उसके अंदर पीएच चेंज नहीं हो। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन कौन सा? बफर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं कौन सा? बफर सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये होता है बफर सॉल्यूशन जो है ना वो रेसिस्ट करता है किसको? पीएच को। रेसिस्ट द पीएच, रेसिस्ट द चेंज इन पीएच, मतलब पीएच वैल्यू को बदलने से जो रोकता है वो उस प्रकार का जो सॉल्यूशन होता है उसे अपन बोलते हैं कौन सा? बफर सॉल्यूशन। उसे अपन बोलते हैं कौन सा? बफर सॉल्यूशन। इसमें दो टाइप के बफर आते हैं। एक आता है अम्लीय बफर बनाना। कौन सा बफर बनाना पड़ेगा अपने को? अम्लीय बफर। अम्लीय बफर एक दुर्बल अम्ल, इसके लिए अपने को चाहिए एक तो साफ दुर्बल अम्ल, और उसी अम्ल के प्रबल क्षार, और उसी अम्ल के क्या चाहिए अपने को? प्रबल क्षार के साथ बने लवण का मिश्रण होता है। उदाहरणतः एसिटिक एसिड, उदाहरणतः एसिटिक एसिड जैसे CH3COH और सोडियम एसिटेट का मिश्रण जो होगा वो हमेशा किसका क्या कहलाएगा अपने पास? बफर सॉल्यूशन कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा अपने पास? बफर सॉल्यूशन। याद रखना है आप तो एक तो दुर्बल अम्ल होना चाहिए और उसी अम्ल का प्रबल क्षार होना चाहिए। तो सोडियम एसिटेट है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो कहलाएगा अपने पास कौन सा? अम्लीय बफर। कौन सा कहलाएगा अपने पास? अम्लीय बफर। अम्लीय के लिए दुर्बल होना चाहिए। अम्ल हमेशा कैसा? अम्लीय बफर बनाने के लिए अम्ल हमेशा कैसा होना चाहिए? दुर्बल होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? दुर्बल। चलिए, तो एक अपने पास अम्ल के अंदर अपन यदि प्रबल क्षार मिला लें तो किसका निर्माण किया जा सकता है? अम्लीय बफर का निर्माण किया जा सकता है। किसका निर्माण किया जा सकता है? अम्लीय बफर का निर्माण किया जा सकता है। एक इक्वेशन आती है अपने पास कि HA को जब अपन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? वाटर के साथ। तो अपने पास मिलेगा H3O+ मिलेगा। क्या मिलेगा? H3O+ मिलेगा, और यहां मिलेगा अपने को कौन सा? A- मिलेगा। H3O+ मिलेगा और क्या मिलेगा अपने पास? A- मिलेगा। HA जो है वो अपने पास वीक एसिड है। कौन सा है अपने पास? वीक एसिड। और जब ये वीक एसिड है तो इसके लिए अपन Ka की जो गणना है, Ka की जो गणना करेंगे वो कैसे करेंगे? H3O+ A- डिवाइड बाय, और क्या लिख देंगे यहां पे? HA लिख देंगे। क्या लिख देंगे अपन? HA। इस इक्वेशन को यदि अपन रीअरेंज करें, इस इक्वेशन को अपन क्या करें? रीअरेंज करें,
तो ये इक्वेशन H3O प्लस जो है वो बन जाएगा H3O प्लस Ka, और ये बन जाएगा अपने पास Ha चला जाएगा ऊपर और A आ जाएगा अपने पास नीचे। A आ जाएगा अपने पास, कहां आ जाएगा? नीचे। A अपने पास कौन सा आ जाएगा? नीचे। तो H3O प्लस Ka और यहां आ जाएगा अपने पास A माइनस आ जाएगा। टेकिंग लॉगरिथम ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड, दोनों तरफ अपन क्या ले ले? लॉग ले ले। दोनों तरफ अपन क्या ले ले? लॉग ले ले। तो जब भी अपन लॉग ले लेंगे तो PKA की बात करें अपन, किसकी बात करें अपन? PKA इजिकल्स टू हो जाएगा PH माइनस लॉग A माइनस अपॉन, यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा? HA हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? PKA इजिकल्स टू PH माइनस लॉग A माइनस, और ये हो जाएगा अपने पास कौन सा? HA हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? HA। इसको यदि रीअरेंज कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? रीअरेंज, तो ये हो जाएगा अपने पास PH इजिकल्स टू PKA प्लस लॉग A माइनस, और यहां हो जाएगा अपने पास कौन सा? HA। क्या हो जाएगा अपने पास? HA। क्या हो जाएगा अपने पास? HA हो जाएगा। इसको आगे और रीअरेंज कर दिया जाए, PH इजिकल्स टू PKA प्लस लॉग, यहां आ जाएगा कॉन्जुगेटेड बेस या संयुग्मी सार, यहां आ जाएगा अपने पास संयुग्मी सार A माइनस, संयुग्मी सार A माइनस डिवाइड बाय हो जाएगा यहां संयुग्मी, यहां हो जाएगा अपने पास अम्ल HA हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? अम्ल हो जाएगा अपने पास कौन सा? HA। और ये जो इक्वेशन थी, ये वाली जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन। ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसे अपन बोलते हैं कौन सा? हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन बोलते हैं। इस इक्वेशन को अपन क्या बोलते हैं? हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन। हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन बोलते हैं। क्या वो इक्वेशन है? ये PH इजिकल्स टू PKA प्लस लॉग संयुग्मी सार A माइनस डिवाइड बाय अम्ल HA। और ये इक्वेशन कहां काम आती है? अम्लीय पीएच, अम्लीय बफर के पीएच की गणना करने में काम आती हैं, में उपयोग होती है, उपयोग होती है। ठीक है, तो ये हेंडरसन जो हेसालबच इक्वेशन है, ये कहां यूज होती है? अम्लीय बफर के पीएच की गणना करने में, अम्लीय पीएच की गणना करने में ये उपयोग होती है। तो इस इक्वेशन को अपन बोलते हैं कौन सी? हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन। अब अपन के पास दूसरा जो आएगा वो है क्षारीय बफर। इट मीन्स बेसिक बफर। कौन सा बफर? बेसिक बफर। बेसिक बफर के लिए
आपको लेना पड़ेगा दुर्बल क्षार। क्या लेना पड़ेगा अपने को? दुर्बल क्षार। और जब दुर्बल क्षार है तो उसी का क्या लेना पड़ेगा अपने को? प्रबल अम्ल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा अपने को? प्रबल अम्ल के साथ बने लवण का मिश्रण होता है। उदाहरणतः अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH और अमोनियम क्लोराइड का मिश्रण जो है वो हमेशा कहलाता है अपने पास कौन सा? क्षारीय बफर कहलाता है। कौन सा कहलाता है अपने पास? क्षारीय बफर कहलाता है। क्षारीय बफर कहलाता है। इसके लिए हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन क्या है? इसके लिए हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन जो है POH इजिकल्स टू P के A की जगह क्या आ जाएगा? P के B आ जाएगा प्लस लॉग, जहां संयुग्मी क्षार लिखा हुआ है वहां क्या आ जाएगा? संयुग्मित अम्ल आ जाएगा, या संयुग्मी, वहां आ जाएगा अपने पास संयुग्मी अम्ल। संयुग्मी अम्ल जैसे BH प्लस डिवाइड बाय, नीचे क्या आ जाएगा? यह अम्ल है तो यहां नीचे क्या आ जाएगा अपने पास? क्षार आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपने पास? क्षार आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन है ये किसके लिए यूज होती है? ये यूज होगी अपने पास क्षारीय बफर के लिए। किसके लिए होती है? क्षारीय बफर के लिए। ये जो हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन है ये है हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन फॉर बेसिक बफर। बेसिक बफर मतलब ये जो हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन है ये किसके लिए है अपने पास? बेसिक बफर के लिए। किसके लिए है? बेसिक बफर के लिए। तो एक तो था अम्लीय बफर था और एक था अपने पास कौन सा? क्षारीय बफर। अम्लीय बफर के लिए, अम्लीय बफर एक दुर्बल है, दुर्बल अम्ल है तो उसी का क्या चाहिए? प्रबल क्षार चाहिए। और क्षारीय बफर बनाना है तो दुर्बल क्षार चाहिए और उसी का क्या चाहिए अपने को? प्रबल अम्ल चाहिए। हेंडरसन हेसालबच इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके क्वेश्चन है आ सकता है। ऐसी कैसी इक्वेशन भी पूछी जा सकती है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अल्प विलय लवण। अल्प विलय लवण और विलयता साम्य अवस्था। अल्प विलय लवण मतलब क्या होते हैं? ऐसे लवण जो पानी में बहुत कम मात्रा में घुलते हैं उन्हें अल्प विलय लवण कहा जाता है। जैसे कौन कौन से हैं जो पानी में बहुत कम घुलते हैं? वो AgCl है, BaSO4 है और कौन सा है? PbCl2 है। जब हम ऐसे लवण को पानी में डालते हैं तो घुले हुए भाग और बिना घुले ठोस भाग के बीच एक साम्य अवस्था हो जाती है। मतलब कि इन सॉल्ट को यदि वाटर के अंदर डाल दिया जाता है तो किसके किसके बीच में साम्य अवस्था है? घुला हुआ भाग, कौन सा भाग? घुले हुए भाग और बिना घुले हुए ठोस भाग के बीच एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। अपने को इसके अंदर किसकी गणना करनी है? विलेयता गुणनफल KSP की गणना करनी है। किसकी गणना करनी है? विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल क्या होता है वो सुनिए। विलेयता साम्य अवस्था तो आपको पता चल गई, वो कैसी है कि जब हम ऐसे लवण को पानी में डालते हैं तो घुले हुए भाग, जैसे अपन उसके अंदर अल्प ले तो कुछ तो उसका पार्ट घुलेगा, तो जो घुला हुआ पोर्शन है और जो बिना घुला हुआ है उसके बीच में क्या आ जाती है? साम्य अवस्था आ जाती है। और साम्य अवस्था आएगी उसके बाद में हम उसका किसकी गणना की जा सकती है? विलेयता गुणनफल की गणना की जा सकती है। किसकी गणना की जा सकती है? विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल। विलेयता गुणनफल जिसे अपन क्या बोलते हैं? KSP बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? KSP। निश्चित ताप पर किसी अल्प विलय लवण, निश्चित ताप पर किसी अल्प विलय लवण के संतृप्त विलयन मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसके आयनों की सांद्रता का गुणनफल, आयनों की सांद्रता का गुणनफल उसकी विलेयता का गुणनफल कहलाता है। क्या कहलाता है? उसकी विलेयता का गुणनफल। जैसे हम ये समझ सकते हैं कि अपने पास कोई एक कंपाउंड है AXBY, तो इसका वियोजन किस प्रकार होगा? उसका वियोजन होगा AXBY, ये X आगे आ गया, AY प्लस हो गया और YPX माइनस हो गया।
KSP निकालना है तो मान लीजिए KSP इज इक्वल टू AY प्लस एक्स और BX, तो यहां आ जाएगा KSP इज इक्वल टू, इसको S मान लिया जाए और इसको भी क्या मान लिया जाए S, तो फाइनल जो KSP की वैल्यू आ जाएगी, फाइनल KSP की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, S स्क्वायर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी अपने पास, S स्क्वायर आ जाएगी। ओके, तो इस प्रकार अपन विलेयता गुणनफल जो है उसकी गणना की जा सकती है। ये S जो है वो अपने पास सॉल्युबिलिटी है, S जो है अपने पास क्या है, सॉल्युबिलिटी। कहने का मतलब ये है कि इसकी सॉल्युबिलिटी और इसकी सॉल्युबिलिटी S है, इसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या है, S। इसको जब भी करेंगे अपन तो KSP इक्वल टू क्या हो जाएगा, S का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके जो आयनों की सांद्रता जो विलयन में उपस्थित जो अभिकारक होते हैं उनकी आयनों की सांद्रता का गुणनफल ही क्या कहलाता है, उसकी विलेयता गुणनफल कहलाता है। तो KSP इक्वल टू S इंटू S और KSP इक्वल टू S का स्क्वायर हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास एक टेबल है, इस टेबल में से आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए लवण की विलेयता S मोल पर लीटर है, S क्या है अपने पास, मोल लीटर। तो S विलेयता और KSP जो विलेयता गुणनफल है उनके बीच में क्या संबंध हो सकता है वो सुनिए। अपने पास दे रखा है AgCl, क्या दे रखा है Ag, तो Ag 1 और Cl भी कितना 1। S इसकी S विलेयता इसकी भी कितनी S, तो S कितना हो जाएगा, S का स्क्वायर और KSP के राउंड में तो ये हो जाएगा S इक्वल टू रूट KSP हो जाएगा। ये अपने पास 1 है, ये अपने पास कितना है 2 है, ये अपने पास कितना S हो जाएगा और ये हो जाएगा अपने पास S का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, S का स्क्वायर की बात करें अपन, इसकी पावर बदलनी है तो अपने पास करेंगे S का क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर हो जाएगा, S का क्या हो जाएगा अपने पास स्क्वायर। तो जैसे ही अपन S का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा अपने पास S 4S3 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा अपने पास, 4S3 हो जाएगा। टू S का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये Cl कितना है अपने पास 2, तो इसकी पावर चलेगी अपने पास कितना 2, तो 2 का पावर कितना हो गया 2, 2 जा कितना हो गया 4। S जो है ये 2 है और ये S कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा अपने पास 3, और ये निकालना है अपने पास तो S इक्वल टू अंडर रूट 3 का क्यूब KSP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। सेम ये आ जाएगा अपने पास 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1, ये अपने पास कितना आ जाएगा S हो जाएगा, ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये Ag कितना है 2, तो 2S का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा अपने पास 2S का स्क्वायर और यहां आ जाएगा अपने पास कौन सा S, तो ये इस प्रकार आ जाएगा KSP इक्वल टू 4S क्यूब और S इक्वल टू KSP डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। एक आएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड 1 रेशियो कितना हो जाएगा अपने पास 3 हो जाएगा, 1 रेशियो कितना हो जाएगा 3। तो ये एल्यूमिनियम अपने पास दे रखा है 3 का अपने पास पावर देखेंगे तो 3 का क्या है, ये तो है अपने पास S और ये क्या रहेगा अपने पास 3S का स्क्वायर। तो 3S का स्क्वायर की बात, 3S का स्क्वायर नहीं 3S का क्यूब होगा। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब कितना होगा अपने पास, कितना होगा 27 होगा। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 27 और 4, ये 3 हो जाएंगे, इधर कितना हो जाएगा 4। तो ये इस प्रकार हो जाएगा S इक्वल टू 4 KSP और ये अपने पास 3:2 है, ये कितना है 3 कितना है 2, सेम एज इट इज 3 की पावर 2 करके अपन कितना निकाल सकते हैं KSP इक्वल टू कितना निकाला जा सकता है 108 निकाला जा सकता है। कितना निकाला जा सकता है 108। ये वाला आपके पास ये वाली जो टेबल है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। K3 का पावर कितना है अपने पास 2 और उधर कितना आ जाएगा अपने पास 2। इस टेबल का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास अवक्षेपण की शर्तें, कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन। कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन क्या है, प्रिसिपिटेशन की कंडीशन, किसी विलयन में अवक्षेप बनेगा या नहीं या आयनिक गुणनफल QSP पर निर्भर करता है ना, कि भाई किसी भी विलयन के अंदर प्रिसिपिटेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ QSP पे, वैल्यू ऑफ QSP। QSP को बोलते हैं आयनिक गुणनफल, क्या बोलते हैं इसको, आयनिक गुणनफल। तो इसकी 3 सिचुएशन है, उन 3 सिचुएशन क्या क्या है वो समझिए। फर्स्ट जो सिचुएशन है इसकी, QSP जो है
वो यदि कम है किससे, KSP से। इसका मतलब KSP की वैल्यू ज्यादा है तो विलयन जो है वो असंतृप्त होगा, मतलब हमेशा अनसैचुरेटेड होगा। कैसा होगा, अनसैचुरेटेड। और उसके अंदर लवण हमेशा कैसे रहेंगे, घुलते ही जाएंगे, लवण घुल सकता है। QSP इजिकल्स टू KSP है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो विलयन कैसा हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा और वो साम्य अवस्था बनी हुई है, मतलब उसके अंदर कौन सी स्टेट आ गई है, इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई है। थर्ड है QSP यदि ज्यादा है, QSP ज्यादा है तो विलयन जो है वो अति संतृप्त है, मतलब ये हाईली सैचुरेटेड है और अवक्षेपण शुरू हो जाएगा। अवक्षेपण क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, QSP के रिलेटेड एक फर्स्ट वाला जो पॉइंट है उसी को आप याद रख लीजिए। KSP की वैल्यू यदि ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू, KSP की वैल्यू यदि ज्यादा है तो हमेशा लवण घुलता ही जाएगा, लवण हमेशा कैसा हो जाएगा, घुलता ही जाएगा और विलयन असंतृप्त है। उसी का वाइस वर्सा, KSP की वैल्यू कम है और QSP की वैल्यू ज्यादा है तो विलयन अति संतृप्त हो जाएगा और वो क्या देगा, प्रेसिपिटेशन देगा। क्या देगा, प्रेसिपिटेशन। QSP और KSP की वैल्यू सेम है तो विलयन कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड। तो इसमें तो अवक्षेपण देगा, ऊपर वाले में अवक्षेपण नहीं देगा। QSP की वैल्यू ज्यादा है तो अवक्षेपण नहीं देगा और QSP की वैल्यू कम है तो अवक्षेपण देगा। फिर है अपने पास विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलेयता मतलब सॉल्युबिलिटी को कौन कौन इफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट आता है अपने पास तापमान। तापमान बढ़ाने पर आमतौर पर विलेयता बढ़ती है, ये आप सबको पता होगा। टेम्परेचर को यदि बढ़ाया जाए तो सॉल्युबिलिटी हमेशा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी हमेशा कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सॉल्युबिलिटी हमेशा बढ़ जाएगी। एक आएगा सम आयन प्रभाव, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट। यदि विलयन में पहले से ही कोई साझा आयन मौजूद है तो लवण की विलयनता घट जाती है। अब आपको ये तो सबको पता होगा कि एसीटेट आयन का, जैसे मान लो एसिटिक एसिड का कोई सॉल्यूशन है, उसके अंदर आपने सोडियम एसीटेट को मिला लिया तो एसीटेट तो उसके अंदर पहले से था। सोडियम एसीटेट मिलाओगे तो एसीटेट का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जैसे एसीटेट का आयन ज्यादा हो जाएगा तो लवण की जो विलयनता है वो हमेशा कैसी हो जाएगी, घट जाएगी। लवण की जो विलयनता है वो हमेशा कैसी हो जाएगी, अपने पास घट जाएगी। लवण की विलयनता हमेशा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नोट, KSP का मान केवल तापमान बदलने पर ही बदलता है, मतलब KSP जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। KSP का मान जो है वो तापमान बदलने पर ही बदलता है। KSP का मान जब तापमान बदलेगा तो हमेशा जो उसका KSP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। KSP की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप फटाफट। नेक्स्ट देखिए, अम्ल क्षार अनुमापन। क्या है ये अम्ल क्षार अनुमापन? एसिड बेस टाइट्रेशन। अम्ल क्षार अनुमापन एक विश्लेषणात्मक विधि है, मतलब एनालिटिकल मेथड है। कैसा है ये? एनालिटिकल मेथड है जिसका उपयोग किसी अज्ञात सांद्रता, अननोन अज्ञात सांद्रता वाले अम्ल या क्षार या कोई भी अम्लों के विलयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मींस ये एक एनालिटिकल मेथड है जिसके अंदर अपने पास यदि कोई अननोन अपने पास एसिड है या बेस है, उसकी विलयन की सांद्रता कितनी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें यूज करते हैं? एक आता है अनुमापक। क्या आता है? जिसे टाइट्रेंट बोलते हैं। वह विलयन जिसकी सांद्रता हमें पहले से ही ज्ञात होती है, इसे मानक विलयन भी कहा जा सकता है। और इसे हम किसमें भरते हैं? बीरेट में भरते हैं। किसमें भरते हैं? बीरेट के अंदर। बीरेट में आपको दिखाऊं तो ये वाली जो है ना, ये वाली, इसके अंदर जो होगा, इसके अंदर हम अनुमापक भरेंगे, टाइट्रेंट। ये देख लीजिए, ये लिखा हुआ ना अपने पास, टाइट्रेंट भरा जाता है। क्या भरा जाता है इसमें? टाइट्रेंट भरा जाता है। एक अनुमाप्य होता है जिसे टाइट्रेंट या एनालाइट बोलते हैं। वह विलयन जिसकी सांद्रता ज्ञात करनी होती है, इसे शंक्वाकार फ्लास्क या कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है? कॉनिकल फ्लास्क में। कॉनिकल फ्लास्क कौन सा है? ये वाला साहब, ये वाला जो है, ये जो कॉनिकल फ्लास्क जो होता है ना, इसके अंदर लिया जाता है। एक आता है सूचक, आता है इंडिकेट। वह पदार्थ जो अभिक्रिया के पूर्ण होने पर अपना रंग बदलता है। क्या बदलता है? अपने पास रंग बदलता है। जैसे फिनोक्सिलिन है,
फिनोल्फथालीन का यूज कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज का यूज कर सकते हैं। आप सबको पता है ये आर्टिफिशियल इंडिकेटर होते हैं, और इंडिकेटर का मतलब होता है जो एसिड और बेस का क्या करते हैं, अनुमापन करते हैं। एक आता है तुल्यांक बिंदु, इक्विवेलेंस पॉइंट, वह बिंदु जहां अम्ल और क्षार की मात्रा रासायनिक रूप से समान हो जाती है। रासायनिक रूप से कैसी हो जाती है, समान, मतलब जहां पे आपके पास जैसे आप टाइट्रेट करोगे, जहां पे आपके पास कलर आ जाए, है ना, वहां पे उसकी जो सांद्रता है वो कैसी हो जाएगी, अपने पास समान हो जाएगी। उस पॉइंट को अपन बोलते हैं कौन सा, तुल्यांक बिंदु। एक आएगा इसका अंतिम बिंदु, वह बिंदु जहां सूचक अपना रंग बदलता है, वह बिंदु जहां पे सूचक अपना रंग बदलता है, जो ये दर्शाता है कि अनुमापन पूरा हो गया है। अनुमापन अपने पास क्या हो गया, पूरा। इन दोनों में फर्क क्या है, ये तो ये है कि वह बिंदु जहां अम्ल और क्षार की मात्रा रासायनिक रूप से समान होती है। ये तो ऐसा पॉइंट है जहां एसिड और बेस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो केमिकली रूप में कैसी होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। जबकि अंतिम बिंदु ये होता है, ये बताता है कि अब अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, अनुमापन पूरा हो गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास सिद्धांत। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, ये सिद्धांत करता है उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे डिपेंड करता है सब। अम्ल क्षार अनुमापन उदासीनीकरण अभिक्रिया पर आधारित है। इसमें हाइड्रोजन अम्ल और हाइड्रोक्सिल आयन को मिलकर जल बनाते हैं। H+ और OH को मिलकर क्या बनाया जाता है, जल बनाया जाता है। जैसे HCl है, H2O है, NaCl होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी अपने पास, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अनुमापन के प्रकार, अनुमापन के प्रकार, कौन कौन प्रकार का अनुमापन होता है वो देखिए। एक आता है प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार का अनुमापन करना है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अंदर ध्यान से सुनना, कोई भी सूचक का यूज कर सकते हैं, कोई भी सूचक का यूज कर सकते हैं। एक आएगा अपने पास दुर्बल, कोई भी सूचक का यूज किया जा सकता है। एक आएगा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार। दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार के लिए किसका यूज करते हैं अपन, फिनोल्फथालीन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, फिनोल्फथालीन का। एक आएगा प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार, उसके लिए अपन यूज करते हैं किसका, मिथाइल ऑरेंज का। किसका करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का। और एक आएगा दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार, इसके लिए कोई भी सूचक का उपयोग नहीं किया जा सकता। यहां से आपके क्वेश्चन बन सकता है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए किसका यूज किया, कोई भी सूचक, फिनोल्फथालीन हो या मिथाइल ऑरेंज, दोनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। दुर्बल अम्ल या प्रबल क्षार हो तो फिनोल्फथालीन का यूज किया जा जाएगा। प्रबल अम्ल व दुर्बल क्षार हो तो मिथाइल ऑरेंज का किया जाएगा। दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार हो तो कोई उपयुक्त सूचक का यूज नहीं किया जाएगा। तो इस 4 प्रकार का, ये जो 4 प्रकार दे रखे हैं, इस प्रकार का अनुमापन अपन कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपने पास गणना सूत्र, मतलब इसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं अपन। किसी अज्ञात विलयन की सांद्रता निकालने के लिए साधारणतः समीकरण का उपयोग किया जाता है। कौन से समीकरण का, नॉर्मली अपन एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N1V1 या यूज कर सकते हैं, और ये यूज किया जा सकता है N2V2 का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं, N2V2 का। N1V1 और N2V2 का यूज किया जा सकता है। ये वाली तो है अम्ल की नॉर्मलता, व आयतन, और ये वाला है अपने पास क्षार की नॉर्मलता व आयतन, क्षार की नॉर्मलता व आयतन। इसके अंदर अपन एक M1V1 और M2V2 का भी यूज किया जा सकता है, जिसमें अपने पास मोलैलिटी होती है। M1 मतलब क्या होती है, मोलैलिटी होती है जो अम्ल व क्षार की, और उधर हो जाएगा अपने पास मोलैलिटी हो जाएगी अपने पास किसी भी सॉल्यूशन या बेस, एसिड और बेस की। ये समझिए आप, ये कहलाती है बीरेट कहलाती है। बीरेट के अंदर क्या भरते हैं अपन, अनुमापक मतलब टाइट्रेट भरते हैं। इसके अंदर आप जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर एनालाइट भरते हैं। क्या भरते हैं, एनालाइट भरते हैं। और ये अपने पास कौन सा, इसका एंड पॉइंट आता है। कौन सा पॉइंट आता है, इसका एंड पॉइंट आता है। तो इस प्रकार ये टाइट्रेशन का है, और इस टाइट्रेशन के को अपन बोलते हैं कौन सा, एसिड बेस टाइट्रेशन। कौन सा बोलते हैं इसको, एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है अपने पास क्वेश्चन आंसर। चलिए फर्स्ट का आंसर बताइए। एंडरसन-हेसाल्बच समीकरण का उपयोग किसके लिए किया जाता है। एंडरसन-हेसाल्बच इक्वेशन का उपयोग मैंने अभी स्लाइड के अंदर बताया था। किसी भी बफर विलयन का
पीएच नोट करने के लिए। पीएच ज्ञात करना है किसी भी अम्लीय बफर का, किसी भी बफर विलयन का यदि पीएच ज्ञात करना है तो अपन किसका यूज कर सकते हैं, हेंडरसन हेसालबर्ग इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। चलिए सेकंड है, सेकंड का आंसर बताइए। एकल क्षारीय अम्ल का उदाहरण क्या है? एकल क्षारीय मोनोबेसिक। मोनोबेसिक के अंदर मैंने बताया था कितने H+ देने चाहिए, एक। कितना देना चाहिए, एक। तो अब देखिए H2SO4 नहीं है, H3PO ये नहीं है। चलिए Cl हमेशा कितना देगा, एक देगा ना। जैसे ये जब भी डिकम्पोज होगा तो ये देगा H+ देगा और यहाँ क्या देगा, Cl- देगा। चलिए थर्ड देखिए, अम्ल की शक्ति। अम्ल की शक्ति मुख्य रूप से किस पर निर्भर करती है? अब आपको पता ही होगा कि जो एसिड होते हैं उसकी पावर को अपन को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जलीय विलयन में H+ आयनों की वियोजन की सीमा को देखना पड़ेगा। सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन की मात्रा, सम आयन प्रभाव के कारण, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण विद्युत अपघटन के वियोजन की मात्रा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या शून्य रहती है? बताइए फटाफट। बढ़ेगी क्या? नहीं। अपरिवर्तित रहती है क्या? नहीं। शून्य रहती है क्या? नहीं। हमेशा कैसी हो जाती है, घट जाती है। सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल विद्युत अपघटन के वियोजन की मात्रा हमेशा कम हो जाती है। क्या हो जाएगी? कम, घट जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बफर विलयन। बफर विलयन वह है जो टू रेसिस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच को क्या करना है, ऊपर बढ़ने या घटने से क्या करता है, रोकता है। अधिक बढ़ाता नहीं, बहुत अधिक घटाता नहीं। सी आंसर। अम्ल व क्षार की थोड़ी मात्रा मिलाने पर पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, रेसिस्ट करते हैं। ये क्या करते हैं अपने पास, रेसिस्ट करते हैं, रेसिस्ट द पीएच। एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के अनुमापन के लिए उपयुक्त सूचक है। एक प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के अनुमापन के लिए तो प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, उसके लिए मैंने आपको बताया फिनोक्सिलिन करो या मिथाइल ऑरेंज करो तो ये लिखा हुआ है डी ऑप्शन। उपयुक्त में से कोई भी एक, बोथ ए या बी, दोनों में से ए भी कर सकते हैं और बी का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार आज की क्लास के अंदर हम इतना ही पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारी जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा जो एग्जाम है उसकी यूनिट नंबर जो 4 थी आयोनिक इक्विलिब्रियम, वो आज हमारी इस क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद करूंगा कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।